एडवर्ड डी बोनो जो ग्लोबल गुरु हैं, तो उनका ही ये कथन है कि एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। यानी अगर थिंकिंग नहीं है तो फिर एजुकेशन अधूरी है। तो इसलिए आज हम जो चैप्टर जिस अध्याय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं, और ये लगातार डिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी अपनी बात डिफरेंट जो हमारे ट्रेनर सहकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो इसमें जो आज का टॉपिक है वो यही है कि एक तो हम जय भीम और ये आपका धीमंत और आणविक छिकी, ये तीनों जो वर्ड हैं, तो इस पर थोड़ी थिंकिंग हो जाए ताकि हम आगे और जो डिटेल्ड इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल कहा गया है, तो इसका बहुत सादा सा अर्थ है, विचार कौशल ही जीवन कौशल है। विचार कौशल ही जीवन कौशल है। अगर विचार कौशल नहीं है तो जीवन, फिर मैं समझता हूं कि कुछ भी कह लो उसको, लेकिन वो जीवन तभी है जब थिंकिंग है। अगर जीवन में थिंकिंग नहीं है तो फिर हम ऐसे समझ लो जैसे मुर्दे से बात कर रहे हो। जैसे मुर्दा बहुत अच्छा लगता है, मरा हुआ व्यक्ति, लेकिन वो उसमें वो नहीं होती, तो इस तरह से निष्प्राण हो जा लाइफ को जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो कौशल्यपूर्ण हो तो वो फिर उसमें विचार कौशल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि थिंकिंग के बिना विजडम नहीं आती है। विजडम जो है, पावर अलग चीज है और विजडम अलग चीज है। हम शक्ति तो पा सकते हैं, लेकिन विजडम जो है पाना डिफरेंट चीज है, ये कठिन है। तो एक तो थिंकिंग के बिना विजडम नहीं आती है, और दूसरा ये जो थिंकिंग है ये हमें इमिटेशन से बचाती है। जैसे बहुत से लोग दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, पीछे अनुकरण करते हैं, तो ये इमिटेशन से अगर हमें बचना है तो थिंकिंग स्किल हमारे लिए बहुत ही एक जरूरी और नेसेसिटी के साथ साथ एसेंशियल भी है। नीडफुल के साथ साथ, नीड के साथ साथ ये हमारी एसेंशियलिटी है। और साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो थिंकिंग है, थिंकिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग ऑफ टैलेंट। थिंकिंग इज ए ड्राइविंग ऑफ टैलेंट। यानी टैलेंट अगर हमारे अंदर है और थिंकिंग नहीं है तो फिर ड्राइविंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बहुत कीमती कार हो, जैसे BMW बहुत कीमती कार होती है, सुना है, मेरे पास तो नहीं है। तो अगर उसकी ड्राइविंग नहीं आती तो फिर वो बेकार है। ऐसे ही टैलेंट भी बेकार है अगर हमारे पास थिंकिंग नहीं है तो। और इसलिए हम ये भी कहा गया है कि थिंकिंग स्किल इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। थिंकिंग इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स, यानी ये संसाधन है मानव। जैसे मानव के बहुत सारे संसाधन होते हैं, ऐसे ही थिंकिंग अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स। तो इसीलिए कहा है कि इफ यू डोंट डू योर ओन थिंकिंग, someone else will do it for you। बहुत गंभीर बात कही है कि इफ यू डोंट डू योर ओन थिंकिंग, इसलिए ये बात कही गई है कि अगर हम अपना सोच विचार खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, और जब दूसरा करेगा तो वो आप समझते हैं कि हमारे लिए अभी क्या हम सभी से का भुगत रहे हैं। मनुस्मृति के पैदा होने के बाद ये काम दूसरों ने किया, इसलिए हम थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैं तो अपनी थिंकिंग पीपल ऑफ इंडिया पर सर आपका आवाज कट रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो सर।
हेलो, नहीं सर, अभी नहीं, क्लियर नहीं आ रही है आवाज अभी भी। नहीं है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर। या जी सर, जी सर, आप करिए दूसरे मोबाइल से। सर आप अनम्यूट है, आपकी आवाज आ रही है। उनको अनम्यूट करिए, राजा रमानंद जी को। म्यूट है सर। नहीं म्यूट है, मेरे को शो कर रहा है ना म्यूट है। हाँ तो सर। हाँ, अब आवाज आई। हाँ आपने यस सर, आप अनम्यूट हो गए हैं सर। सर हाँ, अब हुआ हूँ, जब से हुआ नहीं था। जी जी थैंक जी यू। जी 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 सर, जी सर। हाँ, और तो सर सॉरी आपको फॉर प्रॉब्लम, अगर इंटरप्शन। अगर सर वॉइस में प्रॉब्लम हो, वीडियो बंद कर दीजिए अपनी आप। अगर अच्छा वॉइस अच्छा, में प्रॉब्लम चलिए हो तो मैं ऐसा वीडियो बंद करता कर दीजिए। जी जी जी। हूँ। हाँ, चलिए, अभी अभी तो हो रही है। यस हाँ सर, तो अभी मैं क्लियर यही है। कह रहा था। हाँ, चलिए, मैं अब मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया है। चलिए ठीक। तो हाँ, थैंक यू। मैं सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। और टेक्निकल गड़बड़ थी, असल में वो लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा था। तो मैं कह रहा था सैकारियो के, इफ यू डोंट थिंक, डोंट डू योर ओन थिंकिंग, someone else will do for it, do it for you। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और इसके खमियाजा हम लोगों ने मनुस्मृति में समझा, देखा है और भुगता है कि वो काम जो है मनुस्मृति ने किया कि हम लोगों को अनथिंकिंग कर दिया, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं रहने दी उसमें, जिसके कारण आज तक हम लोग स्लेव की तरीके से। तो ये थिंकिंग की बात, चूंकि हम लोग अब लगातार
इसमें 4 टॉपिक अभी और हैं, उसमें करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो आज का जो सब्जेक्ट है जय भीम, धीमंत एंड अनवीक्षिकी, ये इसका क्या मीनिंग है और क्या इसका स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा और इसको समय में मैं पूरा करने की मेरी प्रतिबद्धता रहेगी। तो इसलिए ये हम जो जय भीम के बारे में सभी साथियों का ये जरूर इच्छा होगी कि इसके बारे में जाना जाए कि जय भीम की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हम लोग ये जो जय भीम का उच्चारण करते हैं तो इसका श्रेय पूरी तरह एक हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे एंसेस्टर हुए हैं बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। तो इसकी इजाद ये उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, उनके द्वारा इसका सूत्रपात माना जाता है और बताया जाता है। ये ऐसा पीटी रामटेके जिन्होंने अपना शोध किया है, रिसर्च की है, उसमें उन्होंने ये चर्चा की है कि कभी एक मौलवी ने बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले से सलाम अलैकुम का अर्थ समझाने की जब बात आई, उन्होंने अर्थ सलाम अलैकुम के बारे में पूछा होगा मौलवी साहब से, तो उन्होंने बताया कि भाई सलाम अलैकुम का मतलब ये होता है। तो उन्होंने भी फिर अपना जो उनका एक संगठन था भीम विजय नाम का, भीम विजय संगठन, तो भीम विजय संघ के कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात शुरू हुई कि हम लोगों को बल भीम बोलना चाहिए, बल भीम बोलना चाहिए, क्योंकि उनको सलाम अलैकुम का अर्थ समझने के बाद काफी वो प्रभावित हुए। तो इसीलिए उन्होंने भी कहा कि भाई हम जब कोई उपयुक्त वो मौका होगा, जैसे कोई ध्वजारोहण करना है या किसी को सलामी देनी है या आपस में मुलाकात करते वक्त जो नमस्कार या कुछ और बोलते हैं, तो उसकी जगह पर जय भीम मतलब बल भीम हम लोगों को बोलना चाहिए। तो लेकिन बाद में उन्हें ये शब्द बल भीम ज्यादा उपयुक्त नहीं लगा, तो उसके स्थान पर उन्होंने जय भीम कहना उचित समझा और बदले में बल भीम कहने की परंपरा शुरू हुई। ये इस तरह से इसकी उत्पत्ति बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले जो हैं उनको जाता है। और आगे ये जो जय भीम का जो प्रचलन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि बाबा साहब ने या किसी और आदमी ने मतलब चाहा हो कि भाई आपको ऐसा मेरे लिए बोलना चाहिए। ये परंपरा इस तरह से शुरू होती है। एक और इसके बारे में जानकारी ये भी है कि एक जेएनयू में दिल्ली में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार जी, जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1916 में, 2016 में, ये 18 अप्रैल में जो उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था। तो उन्होंने इसका चर्चा की है, क्योंकि वो भी एक विद्वान प्रोफेसर है। उन्होंने चर्चा की है कि जब भीमा कोरेगांव की लड़ाई में जब जवान सैनिक जा रहे थे और उन्हें रास्ते में जो भीमा नदी पड़ती है उसको पार करना था, तो अपने अंदर जोश पैदा करने के लिए उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया महार सैनिकों ने, और बाद में ये बहुजनों के आंदोलन में एक ओज का स्वर बनाने के लिए ये जय भीम को प्रयुक्त किया जाने लगा है। और इस तरह का उनका भी अपना मंतव्य है। लेकिन जो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग है, MKSOT, तो ये महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का जो नजरिया है, जो सोच है, तो उनका अपना स्कूल ऑफ थिंकिंग का
विचार ये रहे कि जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, तो वहां हम उनकी पर्सनैलिटी से ज्यादा उनकी आइडियोलॉजी को महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग महत्व देता है। यानी व्यक्ति से ज्यादा उसके विचारों में ज्यादा विश्वास रखता है महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग। तो उनका कहना यह है कि चूंकि अम्बेडकरवाद एक आइडियोलॉजी है, अम्बेडकर एक कृतिशील विचार है, और वो कृतिशील विचार मतलब एक्शन में अगर नहीं है तो अम्बेडकर आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी है, इसको एक्शन आइडियोलॉजी समझ करके ये जो सोच विचार करने वाली प्रभावी प्रक्रिया मान करके इसको जय भीम को प्रभाव में लाया जाता है। और या ये कहें कि जैसे जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी में जैसे जो हमारी सम्मान की या समानता की या गर्वपूर्ण जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, उसी का नाम एक तरीके से या ये कहें कि इंसान और मानवता को, इंसानियत और मानवता की जय करने के लिए या उसकी चर्चा करने के का अर्थ जय भीम है। ऐसा महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का अपना एक उनकी अपना एक दर्शन है। और चूंकि बाबा साहब के जो ये चाहे सम्मान और समानता की जीवन जीने की, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात हो, चाहे उनकी जो एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज की एक फिलॉसफी की बात हो, ये सारी एक्शन आइडियोलॉजी है। तो इसलिए इस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग इसको जय भीम का अर्थ मानते हैं कि आपस में जो हम इस विचारधारा को जब हम उसमें ला रहे हैं एक्शन में, तो एक्शन में लाने के लिए हम ये बोलते हैं कि आप में निहित मानवता और महानता का मैं सम्मान करता हूं और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। यानी जय भीम मीन्स वी ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। ऐसा एक महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की जो ये रिसर्च है, तो यूं ही नहीं है, बल्कि एक बुक है IQ, बुक ऑफ IQ। तो उसमें भी ऐसा कि आपके अंदर निहित इंसानियत को नमस्कार। तो ऐसे ही मतलब उसको विचार को, पर्सनैलिटी की बजाय आइडियोलॉजी को ज्यादा महत्व देते हुए हम अपने आदर्श पुरुषों को के नाम पर हमने ये जो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की जो जो रिसर्च है या जो सोच है, उसके हिसाब से इसकी मानवता की जय, इंसानियत की जय, इसी को जय भीम के रूप में मानते हुए हम लोग अभिवादन के टाइम पर या विशेष अवसरों पर इस बात को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। वी ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू, इट मीन्स जय भीम। तो ये बात जय भीम के संबंध में मैंने आपके सामने रखी। दूसरी, ये जो धीमंत शब्द है, तो धीमंत शब्द का भी जब हम मान सम्मान या किसी को कोई जो विशेष जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसको आइडेंटिफाई करने के समय या उसके गुणों की प्रवीणता के आधार पर हम किसी को श्रीमान या श्रीमती शब्दों का संबोधन करते हैं, जो एक तरीके से उस व्यक्ति के को धनवान या संपन्न होने का प्रदर्शन करता है। श्रीमान या श्रीमती जो शब्द हैं, तो ये उस व्यक्ति के लिए आदर, सम्मान, मान सम्मान या उसको अलंकारित करने का या उसको आइडेंटिफाई करते समय या उसके गुणों की प्रवीणता को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग श्रीमान या श्रीमती शब्दों का जो उच्चारण करते हैं लोग। तो इसके पीछे सिर्फ ये बात जो तक होती है कि वो व्यक्ति धन धान्य से और संपन्नता से संपन्न है।
हालांकि ये इसमें श्रीमती और श्रीमान में दोनों में अंतर करके ये बताया गया है कि ये पुरुष के लिए, ये महिला के लिए। भले ही धन दौलत के हिसाब से, संपन्नता के हिसाब से चाहे वो बराबर हो महिला और पुरुष, लेकिन फिर भी इन शब्दों से महिला को अलग संबोधन किया जाता है और पुरुष को अलग किया जाता है। जो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि उनके हिसाब से महिला और पुरुष इक्वल हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के हिसाब से इक्वलिटी का जो स्टेटस है, लेवल है, बराबर है। तो ऐसा श्रीमान और श्रीमती का, और यही श्रीमान और श्रीमती जब बहुत राजे महाराजाओं के लिए या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जब प्रयुक्त होता है, तो वहां पर इसको बहुजन में उच्चारित किया जाता है, बहुजन शब्द में। जैसे श्रीमान की जगह पर श्रीमंत, श्रीमान की जगह पर श्रीमंत कह करके प्रस्तुत होता है, प्रयुक्त होता है। तो ये मतलब अब जो हम धी और सुधी की बात करते हैं, तो धी या सुधी जो है, इसका अर्थ है विचार करने वाला या अच्छी तरह विचार करने वाला, या इमोशनल इंटेलिजेंट, ये इस तरह का धी या सुधी का अर्थ है। और ये जो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धीमंत ऐसे व्यक्तियों को जो सोच विचार करने में दक्ष हैं, अर्थात जो सुधी हैं, जो सोच विचार करते हैं, अर्थात सोच विचार करने वाले को धीमंत कहकर संबोधित किया जाता है। सोच विचार करने वालों को धीमंत कह करके संबोधित किया जाता है। और आजकल हम लोग चूंकि MKSOT के माध्यम से जो ये ट्रेनिंग कैंप का जो जिसमें हम सोच विचार करने के बाद सोच विचार करने वाला समाज बनाने की जो प्रक्रिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें MKSOT द्वारा जो ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा जो ट्रेनर्स हैं, जो वैसे तो हम सारे लोग जो है यहाँ सोच विचार करने वाले ही हैं, लेकिन जो ट्रेनर्स हैं, जो और ज्यादा इसमें एक कदम आगे आकर के विचार तैयार करके विचार ट्रांसफर करते हैं, विचार देने का काम करते हैं, तो उससे पता ये चलता है कि हाँ इसने विचार कर लिया है, इसीलिए ये उद्बोधन कर रहा है। तो ऐसे ट्रेनर्स जो महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के द्वारा तैयार किए गए हैं, तो उनको भी आजकल हम ये कह करके संबोधित किया जाता है धीमंत करके। और हो सकता है कि आगे चल करके जब बड़े पैमाने पर ये ट्रेनर्स जैसे एक इसका टारगेट है कि आगे आने वाले समय में 1000 और फिर उसके बाद 10,000 तक इसकी संख्या होने जा रही है, तो एक ये जो धीमंत का जो हमारे सामने संबोधन रहेगा, तो उसी हिसाब से जैसे गुरुद्वारों में कुछ ग्रंथी जो होते हैं, मस्जिदों में कुछ इमाम लोग होते हैं, या दूसरी जगह, तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर भी धीमंत जो लोग होंगे, तो उनको ये मान करके लोग चलेंगे कि ये सोच विचार करने वाले लोग हैं, और ये थिंकिंग स्किल पर इनका वो रहता है, अपना एक तरह से फोकस रहता है थिंकिंग के ऊपर। तो मैंने ये शॉर्ट में आपके सामने ये बात रखने की कोशिश की है दोनों शब्दों की। अब तीसरी बात जो ज्यादा हमारे लिए आज के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, जरूरी तो ये भी था क्योंकि हम धीमंत और जय भीम को दोनों को कहते चले आ रहे हैं, लेकिन दोनों के बारे में एक तरीके से बहुत सारे साथी हो सकता है कि विज्ञ न हो, अनविज्ञ हो, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में ये बात आपके सामने रखी गई हो, चूंकि आज का टॉपिक भी है। अब मैं आपके सामने ये जो आणविक्षिकी है, आणविक्षिकी क्या है, इसके बारे में मैं आपके सामने बात अपनी रखना चाहता हूं। और वो आप समझते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है,
ये काफी पुराना है और इसमें काफी चीजें इसकी लोग कोट करते रहते हैं। तो इसके कौटिल्य के अनुसार जो ये जो आणविक की विद्या है, तो इसको बताने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कौटिल्य के अनुसार ये जो विद्याएं हैं वो 4 तरह की होती हैं। 4 प्रकार की विद्या कौटिल्य के शास्त्र में कौटिल्य ने रखी हैं, जिसमें ये जो आपका विद्या, इसका अर्थ था धर्म और अधर्म के ज्ञान के बारे में जानकारी देना। जो विद्या से उनका कौटिल्य की जो विद्या है 4 प्रकार की, तो उनकी यथार्थता इसी में है कि वो धर्म और अधर्म के का ज्ञान बताते हैं। और ये जो आपकी जो आणविक्षिकी है, तो आणविक्षिकी के बारे में तो ये जो आपका चिंतन है या आपका जो सांख्य योग है, ये सारी चीजें आणविक्षिकी विद्या में उनका कहना है कि ये सोच विचार करने के अंतर्गत आते हैं, ऐसा कौटिल्य ने अपने उसमें बताया है। तो अब ये जो 4 विद्या हैं, तो मैं इसको बताने के लिए आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि जो आणविक्षिकी, तिरई, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की जो विद्याएं हैं कौटिल्य के अनुसार, आणविक्षिकी, तिरई, वार्ता और दंड नीति। तो इसमें तिरई, वार्ता और दंड नीति ये आज के डिस्कशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूं कि ये आणविक्षिकी के अलावा ये जो आपका जो मनु का जो संप्रदाय है, मनु का मानव संप्रदाय है, वो तो तिरई, वार्ता और दंड नीति 3 ही विद्याएं मानता है। वो आणविक्षिकी को कहता है कि ये तो वेदों में ही जो 3 वेद पढ़ने की जो त्रयी विद्या है, उसी में इसका समावेश है। बाकी एक और बृहस्पति संप्रदाय के मतलम्बी हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई 2 ही विद्या हैं, वार्ता और दंड नीति। बाकी ये जो वेद वाली जो त्रयी विद्या है, तो ये वेदों वाली तो एक तरीके से मतलब हमारा आजीविका का साधन है, और इससे पढ़ने पढ़ाने का किसी का कोई मतलब नहीं, ये तो अलग चीज है। ये तो हमारी मतलब कुछ लोगों की अपनी, उनका ऐसा मानना है। और जो शुक्राचार्य संप्रदाय के विद्वान हैं, उनका कहना ये है कि ये जो केवल दंड नीति है, यही विद्या है, और बाकी चीजें तो मतलब इसी में जो हमारी जो प्रारंभिक विद्या, ये दंड नीति इसी में निहित है, और बाकी चीजें तो मतलब त्रयी वाले जो वेद और शास्त्र और ये इन्हीं में मतलब। लेकिन सही बात ये है कि आणविक्षिकी विद्या जो है सामान्य जनों का उपकार करती है, जिसको ये मतलब धीमे धीमे करके इन्होंने उसको एक तरीके से एक तरीके से एक तरीके से लुप्त कर दिया, उसको छुपा दिया। और जबकि असली जो इसमें विद्या है वो आणविक्षिकी विद्या ही है, जो सामान्य जनता का उपकार करती है, या जीवन में विचार करने या सोचने का सामर्थ्य प्रदान करती है आणविक्षिकी विद्या। और आणविक्षिकी विद्या ही है जो दुखों में और जो दुखों का, व्यसनों का से मुक्ति दिलाती है, और उत्थान का मार्ग दिखाते हुए बुद्धि का डेवलपमेंट करती है, मतलब इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, बुद्धि की वृद्धि करती है। अर्थात ये जो प्रज्ञा, भाषा, व्याकरण, ये सब जो जीवन में प्रवीणता है, ये उसी से आती है, आणविक्षिकी से। इस प्रकार आणविक्षिकी विद्या सभी दृष्टि से प्रतिष्ठित, मूल्यवान एवं शाश्वत विद्या है। इससे ज्यादा इसी विद्या को उन्होंने एक तरीके से मतलब इसको एक तरीके से मान के चलो किसी को इसके बारे में पता ही न चले। और यही काम ये जो मनुस्मृति जब हुई, तो उन्होंने इस आणविक्षिकी विद्या को बिल्कुल भी पूरी तरीके से जन सामान्य से छुपा के रखा, अलग करके रखा।
अब ये जो आणविक विद्या देश में वास्तव में जन सामान्य के लिए जो उपलब्ध हो सकी, वो काल था अशोक महान का शासन काल। ये आणविक विद्या की जानकारी हम लोगों को भी अभी जब ये शिलालेख निकले हैं उत्खनन में, तो तब जाकर के जानकारी, और खास करके महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काफी शोध किया, काफी बड़ा काम करने के बाद ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आणविक विद्या की, कि ये थिंकिंग स्किल आखिर है क्या। और थिंकिंग स्किल सन 2000 में जब यहाँ डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो आए भारत में, तो उन्होंने जब ये इसके ऊपर लेक्चर दिए, तो उसको महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के जो डायरेक्टर जनरल हैं आदरणीय धीमंत PR अंबेडकर साहब, उन्होंने स्वयं इसकी 4 क्लास अटेंड की, और उस क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत मोटी धनराशि उस वक्त उन्हें पे करनी पड़ी थी। तो उसके बाद ये पता चला कि ये थिंकिंग स्किल अर्थात आणविक विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है जन सामान्य के लिए, और इसकी उपलब्धता उस वक्त जो अशोक महान का शासन काल था तब प्रचुरता में थी, बहुतायत में थी। और सम्राट अशोक का तो बहुत ज्यादा इसी सर्वाधिक जोर इसी आणविक विद्या पर था, अपने प्रजाजनों को इसके बारे में पढ़ाने का। कहा जाता है कि उनकी जो फैकल्टी ऑफ थिंकिंग थी, उस फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल में ये जो प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक ये अनिवार्य रूप में ये विद्या पढ़ाई जाती थी, अनिवार्य विषय के तौर पर ये कोर्स में थी, जिसके कारण न केवल भारत के बल्कि विदेशों के भी हजारों विद्यार्थी इसी विशेष आणविक विद्या के लिए ग्रहण करने के लिए अपने भारत में आते थे। और उसके फलस्वरूप हमारा देश एक विश्व गुरु का स्तर हासिल कर पाया, विश्व गुरु कहलाया, और धन धान्य से संपन्न हुआ, क्योंकि बाहर के लोगों के आने के कारण काफी रेवेन्यू का आदान प्रदान होता था, और वो लोग जब बाहर से आते थे तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे और साथ साथ यहाँ ट्रेड करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे, जिससे देश में समृद्धि आई, संपन्नता आई, और देश सोने की चिड़िया कहलाया और स्वर्ण काल कहलाया। तो इसी के कारण ये जो उनका लिखा हुआ अशोक महान, सम्राट अशोक महान का जो शिलालेख है, जो दिल्ली टोपरा जो आपके ये इसमें दिल्ली के जो फिरोजशाह कोटला मैदान में आज भी उपस्थित है, आज भी उपलब्ध है, उसमें लिखा हुआ ये जब पढ़ा गया कि उसमें सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ, वह मूलतः उनको सोच विचार करने वाला बनाकर ही ला सका हूँ। तो ये आणविक विद्या का जिक्र उन्होंने उसमें किया है अपने शिलालेख में। तो ये जो आणविक विद्या है बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें जीवन के 12 महत्वपूर्ण जो जरूरी जो ज्ञान है वो आणविक विद्या के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ शिक्षा में या कामकाज में सोचना या विचार करना नहीं सिखाया जाता है। सोच विचार करना न तो शिक्षा में और न कामकाज में, यहाँ बल्कि एक अंधा अनुकरण और अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता है। यही हमारे इस रोग का मूल कारण है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सोच विचार करने में दक्ष नागरिक होता है वो ही रास्ता ढूंढने में कामयाब होता है, ऐसा मानना है काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का मानना है। और अब हमारे देश में तो ये बड़ी प्रबल धारणा है कि आणविक और भावशुद्धि को सीखने सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो जन्म से ही आती है। ये ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि भाई जो लोग मूर्ख तो वहीं से चिते हुए आते हैं, जबकि ये 100% झूठ है, 100% गलत है। ये पैतृक या ईश्वर की देन नहीं है।
इसको वैसे ही हमारे ऊपर हमें समझा दिया गया है, जैसे जाति के बारे में धारणा बना दी गई है कि जाति अपने आप ही आती है। अब ये किसी ने बनाया नहीं है इसको, ये तो ईश्वर की। तो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कहा गया है, नो वन इज एवर बोर्न एज ए स्किल्ड थिंकर। नो वन इज बोर्न एवर बोर्न एज ए स्किल्ड थिंकर। ऐसा डॉक्टर डिमानो, जो हमारे आज दुनिया में जिनको विश्वगुरु, जिनको माइंड गुरु माना जाता है, जिनको ग्लोबल गुरु माना जाता है, तो उनका ऐसा कहना है कि नो वन इज एवर बोर्न एज ए स्किल्ड थिंकर। तो मैं ये कहते हुए कि हमको इन सारी जो बातें हैं और डिटेल में थिंकिंग स्किल के ऊपर आज से चर्चा शुरू हो रही है, और ये डिटेल में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन, ये दो चीजें हमें सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, समाज परिवर्तन के लिए थिंकिंग स्किल प्लस कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म, और ये जो थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे डिटेल में हम थिंकिंग स्किल को कल से पढ़ेंगे, कल से सुनेंगे, समझेंगे, और इस पर सवाल जवाब भी होंगे। तो हमें ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूंगा कि महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग, जो महानायक काशीराम जी जो 21वीं शताब्दी के महानायक हैं, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को शुरू करने वाले और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और प्रबुद्ध भारत के और अशोक महान के भारत के महान पक्षधर, उनका ये कहना, जो स्लोगन उनका कि सोच समझाने वाले को पहले समझना होगा, समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझकर समझाना होगा, और विचार कौशल प्रवीण समाज बनाना होगा। ऐसा उनका जो कथन है उसको स्मरण करते हुए और महान अशोक महान के शासन काल की जो उपलब्धियां हैं उनको इस देश में पुनर्स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखते हुए, और इस स्लोगन के साथ अशोक महान का शासन आएगा, अशोक का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। अपनी बात ये कंक्लूड करते हुए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। ओवर टू प्रियंका जी।